नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। एक कहावत है, 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब आहिस्ता आहिस्ता चलना। लेकिन चुनाव से पहले ये धीमी चाल सत्ता के सपने तोड़ सकती है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ महागठबंधन नाम का कुनबा पहले ही बिखर चुका है, लेकिन कुछ कोशिशें जारी हैं और उसी में से एक कोशिश बिहार में। आज उस कोशिश को मुकाम मिल गया। 11 सीटों पर अड़ी हुई कांग्रेस 9 सीटों पर मान गई है। आरजेडी के हिस्से में बिहार में 20 सीटें आ गई हैं। ये बिहार की चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा दिन है। इस दिन का इंतजार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की पार्टी को तो था ही, बीजेपी और जेडीयू को सबसे ज्यादा था कि महागठबंधन क्या दांव खेलता है। इस गठबंधन के साथ 3/4 आबादी के संकल्प और सपने जुड़े हुए हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अब तक गैर बराबरी की जो चीजें, जो मंजिलें हमने गैर बराबरी खत्म करने को नहीं की हैं, वो सब हासिल करेंगे, आबादी के अनुसार सत्ता और संसाधन में हिस्सेदारी तय करते हुए। मजेदार ये है कि जब पटना के एक होटल में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो 10 सर्कुलर रोड पर कोई 2.5 घंटे से हंगामेदार बैठक जारी थी। 10 सर्कुलर रोड तेजस्वी यादव का नया बंगला है। उनके ड्राइंग रूम में शरद यादव, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मदन मोहन झा और मुकेश साहनी माथा पकड़े बैठे थे। कोई सूरत बनती नजर नहीं आ रही थी। फिर अचानक तेजस्वी ने एक फॉर्मूला पेश किया और सब संतुष्ट हो गए। बीच में ही तय किया गया कि उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बैठक चलती रहे, लेकिन तालमेल का ऐलान कर दिया जाए। राष्ट्रीय जनता दल 20, कांग्रेस 9, लाजोसपा 5, हम 3, वीआईपी 3 और राजद कोटा से माले 1। तो ये महागठबंधन की वो सूरत बनी है जो बिहार में मोदी के नाम और नीतीश के काम को हल्कान करने के लिए 2019 के महायुद्ध में उतरेगी। 11 पर अड़ी कांग्रेस 9 पर मान गई और आरजेडी ने अपने कोटे से आरा की 1 सीट सीपीआई-एमएल लिबरेशन के लिए छोड़ दी। लिबरेशन पहली बार हमने अपने कोटे से उनको 1 सीट दी है और शरद जी ने भी साफ किया है कि वो और उनके साथी हमारे सिंबल पे, राजद पे लड़ेंगे। अब देखिए कि सीटों की संख्या तो तय हो गई, लेकिन कई सीटों पर हिस्सेदारी को लेकर भारी पेच फंसा हुआ है। ये वो 5 सीटें हैं जिन पर मामला फंसा हुआ है। इन पर 1 से ज्यादा पार्टियों की दावेदारी है और तय हुआ है कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो तेजस्वी का फैसला मान्य होगा। वाल्मीकि नगर की सीट है। इस पर किसी ब्राह्मण को उतारने की योजना है, लेकिन आरएलएसपी और कांग्रेस दोनों का दावा है। दरभंगा, कीर्ति आजाद 3 बार से सांसद हैं। आरजेडी कीर्ति को अपने कोटे में चाहती है, लेकिन विकासशील पार्टी वाले मुकेश साहनी खुद लड़ना चाहते हैं। कटिहार, तारिक अनवर 6 बार के सांसद हैं। मोदी लहर में भी एनसीपी के टिकट पर जीतकर पहुंचे थे, लेकिन इस बार कांग्रेस आरजेडी दोनों का दावा है। बिहार में ताल ठोकी जा चुकी है और 45 साल में पहली बार बिहार लालू यादव के बिना चुनाव देखेगा। रैली सभा तो दूर, वो बिहार में ही मौजूद नहीं होंगे। लालू झारखंड की जेल में चारा घोटाले की सजा काट रहे हैं, लेकिन पार्टी कहती है इरादे मजबूत हैं। नीतीश जी से तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, वो नॉन इश्यू हैं बिहार के चुनाव में। तो ईमानदारी से बताता हूँ। रही बात भाजपा की, तो संविधान पर जो काले बादल मंडरा रहे हैं, उनके खिलाफ तो हम सब एकजुट हैं। 2014 के इस नतीजे को पलटने निकला है महागठबंधन, लेकिन क्या वाकई इस सूरत को बदलना आसान होगा, खासकर तब जब जेडीयू और बीजेपी इस बार फिर से एक साथ है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी महागठबंधन में जा चुकी है। अभी तय नहीं है कि महागठबंधन का नेता कौन होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में घमासान जबरदस्त होने वाला है। और मुद्दा न विकास होगा न सुशासन, मुद्दा होगा कि बिहार मोदी के साथ है या मोदी के खिलाफ है। आखिरकार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तय हो गया, लेकिन बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी ने कई सवाल भी खड़े किए। बंटवारे में छोटे दलों की चांदी दिख रही है। कईयों को तो उम्मीद से ज्यादा सीटें दी गई हैं। वहीं कांग्रेस को, जो कि 11 सीटें मांग रही थी, उन्हें 9 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि अलग से कांग्रेस को एक राज्यसभा सीट देने की बात जरूर कही गई है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।
तो देर से ही सही, बिहार तो हो गया, लेकिन सच यही है कि महागठबंधन का न कोई राष्ट्रीय चेहरा दिखाई दे रहा है, न कोई राष्ट्रीय चरित्र और न ही कोई राष्ट्रीय चाल। तो बीजेपी के राष्ट्रवाद से मुकाबले का उसका सलीका क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा? जरा समझिए कि मोदी से लड़ने के लिए जो मोर्चा बना है वो आज किस आकार में है। याद कीजिए कोलकाता की ये रैली, याद कीजिए पटना की ये रैली और याद कीजिए दिल्ली की ये रैली। सब मिलकर कसम खा रहे थे कि नरेंद्र मोदी को किसी भी सूरत में इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, चाहे जो हो जाए। किसान के परिवार के व्यक्ति को 3.5 रुपए दिन के नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है और धड़ाधड़ पूरी बीजेपी पार्लियामेंट हाउस में ताली बजाती है। आपका पार्टी लीडरलेस हो गया है, इसके लिए आपका एक ही प्रेसिडेंट और एक ही प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन हमारा जो गठबंधन है इसमें ऑल आर लीडर, एवरीबॉडी इज द लीडर, एवरीबॉडी इज द वर्कर, एवरीबॉडी इज द ऑर्गेनाइजर। कि मोदी और अमित शाह जाने वाले हैं, देश के अच्छे दिन आने वाले हैं। आपसी एकता की यह कस्में जितनी विराट लग रही थी, उससे ज्यादा विस्मयकारी बीजेपी ने इस पर चुटकी ले ली थी। सोमवार को बहन जी प्रधानमंत्री होंगी, मंगलवार को अखिलेश जी होंगे, बुधवार को ममता दीदी होगी, गुरुवार को शरद पवार जी होंगे। अब देखिए कि एक कोने पर यूपीए है, दूसरे कोने पर एनडीए है और तीसरे कोने पर महागठबंधन है। लेकिन महागठबंधन है कहां? जिस एकता की बात राहुल गांधी हर रैली, हर सभा, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, जमीन पर उसका मतलब क्या है? सबको जोड़ने के लिए सबसे पहली शुरुआत की थी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने। I am telling very clearly on this platform, days are counting for you. Very soon you are going to be defeated. You will know the reality after that. लेकिन कमाल देखिए कि आंध्र प्रदेश में ही चंद्रबाबू नायडू राहुल के रास्ते में चट्टान की तरह खड़े हो गए। ये वो 6 राज्य हैं जहां कांग्रेस ने अपना खाता दुरुस्त कर लिया है। सीटों के लिहाज से इसमें से 5 बड़े राज्य हैं और कुछ राज्यों में साझेदार बिल्कुल नए हैं। पांचों को मिला दीजिए तो लोकसभा की कुल 175 सीटें बनती हैं। इसमें से 72 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी, मतलब 102 सीटों पर गठबंधन के दूसरे दलों के उम्मीदवार होंगे। कि कांग्रेस पार्टी ही दिल्ली और हिंदुस्तान को बदल सकती है। राहुल ने मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने का जो सपना देखा है वो पूरा होगा कैसे? क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस की बातचीत फंसी हुई है। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, लेकिन वाम मोर्चे के साथ बातचीत फंसी हुई है। पंजाब में 13 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत रुकी हुई है। हरियाणा की 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी और दूसरे दलों के साथ बातचीत चल ही रही है। दिल्ली की 7 सीटों पर भी बात फंसी हुई है। मतलब 72 सीटों पर कांग्रेस की गठबंधन की संभावना बची हुई। प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मत पड़ना। कोई कहता है जी मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा, क्या बनाया था, क्या कुछ मिला? अब आइए वो राज्य जहां कांग्रेस बहुत चाहती थी कि उसे गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन उसे दुत्कार दिया गया। इसमें आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं, चंद्रबाबू नायडू तैयार नहीं हुए। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, अखिलेश मायावती तैयार नहीं हुए। तेलंगाना की 17 सीटें हैं, यहां चंद्रबाबू नायडू के साथ कांग्रेस के मतभेद हो गए। मतलब 122 सीटों पर कांग्रेस का कोई साझेदार नहीं। मतलब 122 सीटों पर कांग्रेस का कोई साझेदार नहीं। Are you still asking for a non-BJP front? That is what is the mission of KCR. तो कहानी ये है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले में बदल चुका है। तमाम जातीय समीकरणों के बावजूद इस चुनाव में 2014 की तरह कोई एक तरफा लहर नजर नहीं आती आज तक में। मतलब बीजेपी महागठबंधन के इस हाल पर मजे ले रही है। शुरू में उसे मोदी अमित शाह की जोड़ी को चिंता में जरूर डाला था, लेकिन धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटने लगी। एक तो अंदरूनी बिखराव और दूसरे अमित शाह की तूफानी राजनीति। 2 महीने में ही सूरत ऐसी बदली कि बीजेपी ने चुनाव के हर दांव पेच में हर मोर्चे को, महागठबंधन को पीछे छोड़ दिया।
ज्या कडुलिंबाने आम्ही कीड मारत होतो त्या कडुलिंबाला सुद्धा कीड लागली. पप्पू बोलो अब राहुल 3 साल पहले वाला पप्पू नहीं रहा है, सोचना चाहिए. एक पार्टी का नेता है. पर मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि हमारी इन बातों पर कोई भी सुनवाई आज तक नहीं हुई. ये लोग हमारी बात नहीं माने ना, 20 साल बाद लौटेंगे. केवल 2 महीने पहले लग रहा था कि बीजेपी चुनाव में पिछड़ रही है और महागठबंधन के पैंतरों का दबाव वो साफ तौर पर महसूस कर रही है, क्योंकि इसके पहले बिहार के बड़े ओबीसी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने मोदी कैबिनेट की नौकरी छोड़ दी. हिंदुस्तानी अवामी लीग वाले जीतन राम मांझी भी अलग हो चुके हैं. वादा हुआ, लेकिन कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क हो सकता है, उस समय मैंने महसूस नहीं किया था. ये जो 4.5 साल पौने 5 साल से जो सरकार चलाई जा रही है, उनके किए हुए मिसडीड्स को ठीक किया जाए. लगा कि बीजेपी का आत्मविश्वास हिल रहा है. अमित शाह परेशान हुए, कुछ नेताओं से मिलने खुद पहुंचे और कुछ को दिल्ली पहुंचाया, और चुनाव से ऐन पहले उन्होंने एनडीए को संभाल लिया. और पूरी मजबूती के साथ जीतेंगे और हम सब लोग मिलकर इसके लिए सशक्त अभियान चलाएंगे. तो मकर संक्रांति तक जो लग रहा था कि महागठबंधन मोदी के खिलाफ एकजुट है, वो टाइम फिस हो गया और बीजेपी ने बहुत तेजी से अपना ग्राउंड वर्क पूरा किया. धीरे धीरे चुनावी रणनीति के मामले में बीजेपी बाजी मारती गई और महागठबंधन देखता रह गया. बीजेपी ने अभी तक 38 दलों को अपने साथ जोड़ा है, जबकि महागठबंधन की कोई राष्ट्रीय तस्वीर नहीं बन पाई है. 184 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी जारी कर चुकी है. इधर केवल 42 उम्मीदवार हैं. नेता तय हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी की अगुवाई होगी. इधर कुछ पता नहीं है मायावती, अखिलेश या कोई और. नारा तय हो चुका है, मैं भी चौकीदार, लेकिन महागठबंधन का नारा क्या होगा कोई नहीं जानता. एनडीए का गठबंधन जीतेगा और फिर से एक बार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी. देखिए कि पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन बंद होने में केवल 3 दिन बचे हैं और महागठबंधन अपने सारे उम्मीदवार ही तय नहीं कर पाया है. न ये तय है कि मोदी और अमित शाह की सियासत से वो लड़ेगा किन मुद्दों पर. ऐसा लगता है जैसे लड़ाई में उतरने से पहले ही उसने हिम्मत छोड़ दी. आज तक ब्यूरो. महागठबंधन में एक मुश्किल नहीं है. मायावती को ही आप देख लीजिए. एक तरफ वो नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के सपने देख रही हैं, तो दूसरी तरफ मायावती अपने उत्तराधिकारी की खोज में भी लगी हैं. उनके भतीजे आकाश आनंद बीएसपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सतीश मिश्रा के बाद तीसरे नंबर पर हैं. इसलिए जैसे को तैसा जवाब देने के क्रम में ही अब मैं आगे अवश्य ही श्री आकाश को बीएसपी मूवमेंट से जोड़कर व उसे संघर्ष से जोड़ने एवं उससे सीखने का अवसर जरूर प्रदान करूंगी. 17 जनवरी को मायावती मीडिया पर तमतमाई हुई थी, क्योंकि उनके जन्मदिन पर अखिलेश यादव जब उन्हें बधाई देने पहुंचे थे तो नीले कोट वाला एक चश्माधारी नौजवान उनके सबसे करीब खड़ा था. ये नौजवान मायावती के भाई आनंद का बेटा है. मायावती भड़की हुई थी क्योंकि यह खबर आग की तरह फैल गई थी कि उन्हें अपना उत्तराधिकारी मिल गया है. कि मान्यवर श्री काशीराम जी मीडिया को किस प्रकार से वो जवाब देते थे. समय समय पर उनको मुंह तोड़ जवाब उन्होंने दिया भी है. सब लोग जानते हैं मैं उन्हीं की ही शिष्या हूँ, चेली हूँ. यह बीएसपी के स्टार प्रचारकों की सूची. इसमें वैसे तो कुल 20 नाम हैं, लेकिन तीसरे ही नंबर पर आकाश आनंद के नाम ने सबको चौंका दिया. एक बार फिर से यह सवाल उठ गया कि क्या आकाश ही बीएसपी का अगला चेहरा है. नहीं, मुझे लगता है कि मायावती जी कई बार परिवारवाद के ऊपर कटाक्ष कस चुकी हैं. इसीलिए कहते हैं कि एक उंगली आप किसी की तरफ उठाओगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं. मायावती परिवारवाद को लेकर सोनिया, राहुल, प्रियंका पर तीखे हमले बोलती रही, लेकिन राजनीति में बिना किसी तजुर्बे वाले आकाश को अपने बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टार प्रचारक बनाने पर पूछा जा रहा है कि दलितों की नुमाइंदगी की राजनीति क्या मायावती के ड्राइंग रूम तक सिमट गई है. अखिलेश यादव जी अब तक जिस परिवारवाद को लेकर के चला करते थे, वही परिवारवाद अब मायावती जी भी लेकर के चल रही है. मायावती जी के भतीजे आकाश का अब तक राजनीति में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है, फिर भी पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया जाना बसपा का सपा हो जाना जैसा है. आकाश आनंद बीएसपी में आसमान के रास्ते पहुंचे हैं,
लंदन से MBA करने के बाद सीधे न तो उनके पास संगठन का कोई तजुर्बा है और न ही सरकार का। आकाश आनंद पहली बार सुर्खियों में तब आए जब इसी घर में अखिलेश यादव मायावती से मिलने पहुंचे और आकाश आनंद साए की तरह मायावती के साथ थे। बाद में मायावती ने साफ कर दिया कि आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं वो पार्टी में बहुत कुछ होंगे। और जैसे ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है उसमें आकाश आनंद का नाम सबसे ऊपर है। साफ तौर पर बीएसपी ने अपना वारिस चुन लिया है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।